चाइना की करंट इकोनॉमिक सिचुएशन के एनालिसिस की इस सीरीज़ के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि चाइना से आने वाले इकोनॉमिक नंबर्स जो जुलाई 2023 में रिलीज़ किए गए थे उनसे क्या पिक्चर पेंट हो रही थी। इन नंबर्स में जीडीपी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पीपीआर और इन्फ्लेशन के नंबर्स शामिल थे, जिनमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पीपीआई और इन्फ्लेशन नेगेटिव टेरिटरी में थे। वहीं जीडीपी मार्जिनली अप था 0.8% और वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीसीपी चाइना की एक्सपेक्टेशन से काफ़ी नीचे था। सीसीपी चाइना इस फाइनेंशियल ईयर में 5% की जीडीपी ग्रोथ का टारगेट लिए हुए है, लेकिन लास्ट क्वार्टर में ग्रोथ सिर्फ 0.8% रिकॉर्ड की गई। अगर इस क्वार्टरली ग्रोथ को ट्रांसलेट करें हम ईयरली ग्रोथ में और 4 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो ये 0.8% का जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 3.2% के ईयरली ग्रोथ में ट्रांसलेट हो पाता है, जो कि 5% के टारगेट से काफ़ी कम है। तो ये नंबर कलेक्टिवली ये पिक्चर शो कर रहे थे कि चाइना की इकोनॉमी फ़िलहाल चैलेंज फेस कर रही है और वो चाइना की खुद की एक्सपेक्टेशन से काफ़ी नीचे है। आज हम बात करेंगे इससे थोड़ा सा आगे। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि चाइना से एक ऐसी खबर आ रही है जो कि चाइना के लिए लेमैन ब्रदर बैंकरप्सी जैसा कुछ ट्रिगर कर सकती है। अगर आपको याद हो 2007-2008 के ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन की शुरुआत हुई थी लेमन ब्रदर की बैंकरप्सी से। हालांकि लेमन ब्रदर की बैंकरप्सी एक मेन रीज़न नहीं था उस रिसेशन का, लेकिन इस बैंकरप्सी ने एक ऐसे एवलांश को ट्रिगर किया था जिसने कि पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को एक ताश के पत्ते की इमारत की तरह गिरा दिया था। तो चाइना से आने वाली ये खबर क्या ऐसा ही कुछ ट्रिगर कर सकती है? तो ये खबर क्या है? चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज में से एक, वन ऑफ द बिगेस्ट रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे ने 18 अगस्त 2023 को यूएस में चैप्टर 15 के अंदर बैंकरप्सी प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई किया है। चैप्टर 15 की बैंकरप्सी उन कंपनीज के लिए होती है जो कि यूएस बेस नहीं है, यानी कि फॉरेन एंटिटीज़ हैं, लेकिन वो अपने यूएस बिजनेस को समेटना चाहती हैं या यूएस के अंदर होने वाले अपने बिजनेस के लिए बैंकरप्सी अप्लाई करना चाहती हैं। तो इस बैंकरप्सी का मतलब ये हुआ कि एवरग्रांडे अपने चाइना के ऑपरेशन को या एज ए मेन अप कंपनी वो चलती रहेगी, लेकिन उन्होंने अपने यूएस ऑपरेशंस के लिए बैंकरप्सी प्रोटेक्शन फाइल की है। तो ये समझते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट है, इस बैंकरप्सी से क्या पिक्चर पेंट हो रही है। एवरग्रांडे, जैसे मैंने बताया, वन ऑफ द बिगेस्ट रियल एस्टेट एम्पायर है चाइना की। एवरग्रांडे के ऊपर टोटल लोन बताया जा रहा है कि लगभग $346 बिलियन का है। अलग अलग एस्टिमेट्स में 340 से 350 के बीच में वेरी कर रहा है, लेकिन 346 बिलियन इज़ अ रिलायबल नंबर। तो आइए समझते हैं कि कितना बड़ा नंबर है, ये डेट कितना बड़ा है और ये कितना बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है। $346 बिलियन पाकिस्तान की टोटल जीडीपी के बराबर का है। यानी कि एवरग्रांडे अगर एक कंट्री होता और उनकी डेट उस कंट्री की जीडीपी होती, तो एवरग्रांडे दुनिया के टॉप 50 इकोनॉमीज़ में शामिल होता और हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बराबर का उसका इकोनॉमिक साइज़ होता। तो इस हिसाब से एवरग्रांडे अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि एवरग्रांडे का जो फॉरेन डेट है वो सिर्फ 20 से 30 बिलियन के बीच में आका जा रहा है। हालांकि ऑफिशियल नंबर सिर्फ 29 बिलियन के हैं, लेकिन लोग 20 से 30 बिलियन के डेट को मान रहे हैं। तो ऐसे में यूएस में सिर्फ 20 से 30 बिलियन की डेट के लिए बैंकरप्सी फाइल करना एक दूसरी कहानी की ओर ट्रिगर करता है, और वो कहानी है चाइना और यूएस के बीच में होने वाली कन्फ्रंटेशन की। पिछले लगभग 10 सालों में चाइना और यूएस आमने सामने खड़े हैं और चाइना अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पावर ऑफिशियली एक्सेप्ट किया जाता है। ऐसे में पिछले 10 सालों में दोनों देशों के बीच में करेंसी वार हुई है, ट्रेड वार हुई है, फिर चिप वार हुई है, जिसके ऊपर मैं आने वाले वक्त में एक वीडियो बनाऊंगा। तो ऐसे में चाइना की आर्म ट्विस्टिंग के लिए यूएस एवरग्रांडे को एक टूल की तरह ना इस्तेमाल करे, इसलिए शायद ये बैंकरप्सी फाइल करवाई गई है। क्योंकि 19 या 20 बिलियन या 30 बिलियन की डेट के लिए एक कंपनी को बैंकरप्सी फाइल करनी पड़े और जबकि वो चाइना की सबसे बड़ी कंपनीज में से काउंट होती हो, तो ये अपने आप में थोड़ी सी ताज्जुब की बात है। इसके पीछे स्टोरी सिर्फ एवरग्रांडे की नहीं है, बल्कि चाइना के पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में इस टाइम प्रॉब्लम्स हैं। आइए समझते हैं कि चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर कैसा है, उसकी हिस्ट्री कैसी है और उसकी करंट सिचुएशन कैसी है, और इस बैंकरप्सी का चाइना के ऊपर क्या इम्पैक्ट समझ में आता है। चाइना 1948 में आज़ाद हुआ था।
इंडिया पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुए थे और इन तीनों देशों की इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी अपनी आज़ादी के टाइम। चाइना लगभग मिड 70 और 80s तक एक क्लोज इकोनॉमी था, जैसे इंडिया 92 से पहले था। उसके बाद चाइना ने अपने इकोनॉमी के दरवाजे खोले, दुनिया के देशों को एक तरह से इन्वाइट किया अपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और चाइना में मैन्युफैक्चरिंग का जो चक्का था, जो व्हील था, वो चल निकला। 1970s 80s से पहले चाइना में इन्वेस्टमेंट के बहुत कम स्कोप अवेलेबल थे। उनके पास बेस्ट और ओनली एवेन्यू जो था वो रियल एस्टेट मार्केट था। इंडिया में भी लगभग वही सिचुएशन थी, लेकिन इंडिया में रियल एस्टेट के साथ गोल्ड भी एक सेकंड एवेन्यू था, जो कि चाइना में अवेलेबल नहीं था। 80s के बाद चाइना में जैसे ही इकोनॉमी का चक्का चल निकला और लोगों के पास पैसा आना शुरू हुआ, तो क्योंकि रियल एस्टेट ओनली एवेन्यू अवेलेबल था, तो लोगों ने रियल एस्टेट में पैसा लगाया। उससे रियल एस्टेट के दाम बढ़े, तो लोगों की ये सोच और मजबूत हुई कि रियल एस्टेट इज़ वेरी रिलायबल मीडियम। और फिर ये एक साइकिल चल निकला, जिससे लोगों का फेथ और बढ़ा रियल एस्टेट में। इससे रियल एस्टेट में और इन्वेस्टमेंट आई, जिसने और अच्छे रिटर्न दिए, लोगों का फेथ और मजबूत हुआ, और इस तरह से और पैसा रियल एस्टेट के अंदर आया। उसके बाद फर्स्ट मेजर चेंज जो आया वो था 1993-94 का टैक्सेशन चेंज चाइना में। चाइना में 1993-94 से पहले जो प्रोविंसेस थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे। उन टैक्स को अपनी ज़रूरत के हिसाब से खर्च करके, जैसे एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, इन सब के ऊपर खर्च करके एक छोटे पोर्शन को सीसीपी बीजिंग को ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। सीसीपी बीजिंग इस पैसे का इस्तेमाल करती थी आर्म फोर्सेस के लिए, नेशन वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। तो एक तरह से टैक्स कलेक्शन का डिसेंट्रलाइज सिस्टम था, जो कि किसी भी कम्युनिस्ट कंट्री के लिए थोड़ा सा अलग है, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्रीज़ जो होती हैं वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में यकीन रखती हैं। तो 1983-94 से पहले डिसेंट्रलाइज मोड ऑफ टैक्स कलेक्शन था चाइना में, लेकिन इसको चेंज करके 93-94 में सेंट्रलाइज टैक्स कलेक्शन कर दिया गया, जिसमें सेंटर जो सीसीपी बीजिंग था वो टैक्स कलेक्ट करता था डायरेक्टली, और उसके बाद एक छोटा पोर्शन प्रोविंसेस को दिया जाता था। ऐसे में जो प्रोविंसेस कमज़ोर थे इकोनॉमिकली, उनके सामने ये चैलेंज खड़ा हो गया कि वो अपने ज़रूरतों के हिसाब का पैसा कहाँ से अरेंज करेंगे। तो उसका एक तरीका निकाला गया कि प्रोविंसेस को ये राइट दिए गए कि वो लैंड पार्सल्स का ऑक्शन कर सकते हैं, उन लैंड पार्सल्स का जहाँ पर कि कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट प्रपोज थे। चाइना में क्योंकि उस टाइम काफ़ी तेज़ी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था, तो ज़मीन की ज़रूरत बहुत थी नए प्रोजेक्ट लगाने के लिए, नए प्लांट लगाने के लिए, और लोगों के लिए नए घर बनाने में। तो ऐसे में लैंड पार्सल्स काफ़ी ऊंचे दामों पर ऑक्शन होने शुरू हो गए। एवरग्रांडे ने भी लैंड पार्सल्स खरीदे, और क्योंकि रियल एस्टेट की डिमांड बहुत थी, तो उन्हें अपने प्रोजेक्ट बेचने में कोई खास समस्या नहीं आई। और ऐसे में बैंक्स ने भी लोन देने में कोई कोताही नहीं बरती। बैंक्स ने भी खूब भर भर के लोन दिया, क्योंकि बैंक्स इसको एक सेफ बेट मानते थे, क्योंकि बैंक्स को दिखता था कि रियल एस्टेट में डिमांड बहुत है, बड़े आराम से इन्वेंट्री बिकेगी और लोगों के पास पैसा भी काफ़ी आ रहा है। तो रियल एस्टेट एक स्वीट स्पॉट पर था कंपनीज के लिए, चाहे एवरग्रांडे हो, चाहे कंपनी गार्डन हो। इनके प्रोडक्ट के लिए मार्केट में बहुत डिमांड थी, उन्हें ईजी से क्रेडिट भी मिल रहा था, और एवरीथिंग वाज रोजी। और 1993-94 के बाद से जो बूम आया रियल एस्टेट के अंदर, वो लगभग 2020 तक लगातार चलता रहा। उसमें एक भी डाउन टर्न देखने को नहीं मिला। पहला डाउन टर्न आया 2007 और 8 के इकोनॉमिक क्राइसिस में। 2007 और 8 के फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते यूएस और वेस्ट में डिमांड काफ़ी कम हो गई थी। इसकी वजह से चाइना की प्रोडक्शन भी चैलेंज होने लग गए, उसके ऊपर प्रेशर आने लग गए, और चाइना में पहली बार जीडीपी के ऊपर प्रेशर बनता दिखाई दिया। आपके स्क्रीन पर जो ग्राफ दिख रहा है, आप उसमें देख सकते हैं कि 2005 और 6 तक टोटल जीडीपी का 36% से थोड़ा सा ऊपर एक्सपोर्ट का शेयर था, और उसके बाद आप देखें एक्सपोर्ट का शेयर इन जीडीपी लगातार गिरता रहा। लेकिन अगर आप जीडीपी नंबर्स को देखें तो वो काफ़ी हद तक हेल्दी ही बने रहे। इन नंबर्स को देख करके ऐसा लगता है कि चाइना के ऊपर 2007 और 8 रिसेशन का कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ, चाइना को वो छू भी नहीं पाया, और चाइना एक हेल्दी स्पीड से बढ़ता रहा। तो ये देखने वाली बात है कि जब उनकी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट इतना बड़ा फैक्टर था, और एक्सपोर्ट चैलेंजिंग सेक्टर भी बन गया था क्योंकि गुड्स की डिमांड कम थी, तो ऐसे में जीडीपी नंबर्स कैसे बढ़ रहे थे। जीडीपी नंबर्स को बढ़ाने के लिए चाइना की गवर्नमेंट ने अपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, जिसमें रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों शामिल थे, इन दोनों इंडस्ट्री में खूब जम के पैसा लगाया, काफ़ी रियायतें दी, और इन दो सेक्टर्स ने चाइना की जीडीपी नंबर्स को ऊपर उठाए रखा। चाइना की गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से भी रियल एस्टेट की डिमांड लगातार बढ़ती रही, और चाइना में जो ग्रोथ था रियल एस्टेट का, वो लगा कि अब कभी रुकेगा नहीं। 2013 या 2014 से पहली बार ये खबरें आनी शुरू हुई कि चाइना में घोस्ट सिटीज़ हैं, या पूरे के पूरे क्लस्टर्स ऐसे हैं जो बनकर तैयार खड़े हैं, लेकिन वहाँ पर लोग रहने के लिए नहीं आ रहे हैं। और पहली बार लोगों को ये लगा कि चाइना में सच में कोई बबल की सिचुएशन है।
लेकिन बबल्स के साथ एक रूल होता है कि जब तक बबल्स को फंड फीड किए जाते रहें या पैसा फीड किया जाता रहे, बबल सर्वाइव करते रहते हैं। तो चाइना में जब तक जीडीपी के नंबर्स अच्छे थे, उनका एक्सपोर्ट चलता रहा, तब तक वो बबल फीड होता रहा और लोगों को कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि रियल एस्टेट में कभी बैड डे भी आ सकता है। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा जब तक कि कोविड नहीं आ गया, और कोविड ने एक्चुअल चैलेंज क्रिएट किया चाइनीज़ रियल एस्टेट के लिए। कोविड के चलते दुनिया भर में लॉकडाउन लगे, चाइना में तो बहुत ही सीवियर लॉकडाउन लगे। उसके चलते चाइना में डोमेस्टिक डिमांड और बाहर से प्रोडक्टिव डिमांड दोनों ही काफ़ी गिर गई थी। चाइना में बहुत तेज़ी से डीपॉपुलेशन भी हो रहा है और चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट भी बड़े नंबर्स पर है। इन सब फैक्टर्स ने मिलके रियल एस्टेट के डिमांड को काफ़ी तेज़ी से गिरा दिया। अब रियल एस्टेट, जैसा मैंने बताया, एक बबल सिचुएशन में था और बबल को जब तक फंड फीड होता रहेगा वो सर्वाइव करेगा। लेकिन इन सारे फैक्टर्स की वजह से चाइना में उस बबल को फंड की फीडिंग लगभग बंद हो गई। ऐसे में एक नया गैप निकल करके आया सामने। वो गैप था बिग कॉन्ग्लोमरेट्स जैसे एवरग्रांडे ने जो क्रिएट किया था। एवरग्रांडे आज एक रियल एस्टेट कंपनी नहीं है। रियल एस्टेट के अलावा हेल्थ में, एंटरटेनमेंट में, कंस्ट्रक्शन में, हॉस्पिटैलिटी में, स्पोर्ट्स में, ईवी में, R&D में और बहुत सारी अलग इंडस्ट्रीज में काम कर दी है। तो एवरग्रांडे एक रियल एस्टेट कंपनी ना होकर के आज एक कॉन्ग्लोमरेट है। लेकिन इस कॉन्ग्लोमरेट को बनाने के लिए जो पैसा एवरग्रांडे को चाहिए था वो उन्होंने अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से निकाला था। तो जो पैसा रियल एस्टेट की कंस्ट्रक्शन के लिए था वो पैसा निकल करके दूसरी कंपनीज में लग गया। तो जो गैप क्रिएट हुआ पैसे का, आज वो गैप सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो गैप इतना बड़ा हो चुका है, जैसे एवरग्रांडे का बताया, लगभग $346 बिलियन का ये मोटा मोटा गैप है। तो आइए एनालाइज करते हैं कि आगे इसकी क्या सिचुएशन दिखाई देती है। चाइना में रियल एस्टेट की सिचुएशन काफ़ी टाइट है, जैसा मैंने बताया, और इसके अलावा चाइना में स्टील सेक्टर में भी नए चैलेंजेस निकल करके सामने आ रहे हैं और पूरी दुनिया में डिमांड अब तेजी से कम हो रही है। तो ये देखने वाली बात होगी कि चाइना के ऊपर इस बैंकरप्सी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मेरा मानना यह है कि चाइना के लिए नियर फ्यूचर में कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट की पॉकेट बहुत डीप है। उनके पास बहुत बड़ा फॉरेन रिजर्व है, अदर रिजर्व जैसे गोल्ड हो गया या दूसरी कंट्रीज़ के बॉन्ड हो गए या सिक्योरिटीज़ हो गए, उनके पास बहुत बड़ी संख्या में है। फाइनेंशियल दे आर वेरी स्ट्रांग। लेकिन इसका सबसे बड़ा डेंट है चाइना की इमेज के लिए। अब से पहले चाइना को दुनिया की सबसे बड़ी रोबस्ट साउंड मार्केट माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि चाइना का जो ये इकोनॉमिक पहिया है, इकोनॉमिक व्हील है, ये बहुत लंबे टाइम तक चलेगा और चाइना वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल इकोनॉमी है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये इमेज को अब चैलेंज है। चाइना में रियल एस्टेट सबको पता है इज वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर आफ्टर एक्सपोर्ट। ऐसे में एक्सपोर्ट का कमजोर होना और रियल एस्टेट में भी चैलेंज आना, इन सब का डाउट जाएगा कि चाइना कितने लंबे टाइम तक इस ग्रोथ को सर्वाइव कर पाता है। दूसरा, चाइना की एक नई प्रॉब्लम है, वो है डिपॉपुलेशन। चाइना में अब लेबर उतने आराम से और उतना चीप अवेलेबल नहीं है जितना आज से 20 या 30 साल पहले था। चाइना अब दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पॉपुलेशन के हिसाब से कंट्री बन गया है। इंडिया पहले नंबर पर आ गया है और चाइना में पॉपुलेशन लगातार कम होगी बजाय बढ़ने के। ऐसे में चाइना में लेबर महंगी होती जा रही है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी काफ़ी ऊंचा हो गया है, जहां पर कि अब चीप लेबर मिलना भी मुश्किल है। इसलिए आपने सुना होगा चाइना से बहुत सारी कंपनीज निकल करके फार ईस्ट में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही हैं, जिसमें वियतनाम शामिल है और मलेशिया शामिल है, इंडोनेशिया है और कुछ प्लांट्स इंडिया में भी आए हैं। उनकी वजह यही है क्योंकि चाइना में अब लेबर चीप नहीं है, बाकी जगहों पर अभी लेबर चीप है। तो ऐसे में जब चाइना से मैन्युफैक्चरिंग भी बाहर जाएगा, चाइना में डोमेस्टिक डिमांड भी काफ़ी कम है और चाइना में एक्सपोर्ट भी टूट रहा है। तो ऐसे में जो रियल एस्टेट सेक्टर है, इन्वेंटरी खरीदने के लिए कौन सामने आएगा? ऐसा माना जा रहा है कि चाइना में लगभग 60 मिलियन इन्वेंट्रीज इस टाइम चैलेंजिंग सिचुएशन में। एट द एंड मैं यही बोलूंगा कि फिलहाल कोई मेजर चैलेंज नहीं है चाइनीज इकोनॉमी के लिए। चाइना, मुझे ऐसा लगता है सूनर और लेटर इससे रिकवर कर जाएगा, लेकिन चाइना के लिए लॉन्ग टर्म चैलेंजेस अभी भी बाकी हैं। तो हम अगले एपिसोड में बात करेंगे कि डीपॉपुलेशन कितना बड़ा चैलेंज है चाइना के लिए और पूरी दुनिया के लिए। और दुनिया जो 50 साल पहले पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से परेशान थी, आज वो डीपॉपुलेशन से परेशान है और आने वाले 30 से 40 सालों में क्या सिचुएशन नज़र आती है। तो नेक्स्ट एपिसोड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप इसके आगे क्या सुनना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।